नमस्कार दोस्तों। मल्हनी उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां बहुत तेज हैं और सवाल इस बात का है कि क्या निष्पक्ष रिपोर्टिंग हो रही है, क्या आंकड़े हैं और किन आंकड़ों पर राजनीतिक दल प्रत्याशी उतार रहे हैं। हमारे साथ कपिल देव मौर्य जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और जौनपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं, अपना भारत और न्यूज़ ट्रैक के पूरे जिले के प्रभारी भी हैं और कई मुद्दों पर उनका विश्लेषण तमाम अखबारों में भी छपता रहता है। उनसे हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। जौनपुर की मल्हनी सीट पर क्या कुछ चल रहा है और जिले में क्या कुछ है और चुनाव आयोग को क्या कुछ करना चाहिए। सर स्वागत है। जी बताएं। सर एक बड़ा सवाल यह है कि जौनपुर में इतनी हलचल है कि मल्हनी उपचुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी जीत पाएगी या भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा कैंडिडेट लेकर आएगी। आप क्या मानते हैं, क्या समीकरण यहाँ पर हावी रहेगा? पहले तो मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलूं। जब 2012 में परसिमन के साथ रारी से हट करके मल्हनी का गठन हुआ, उस समय उसकी परिस्थितियों में ऐसी स्थिति बनी कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी का आधिपत्य स्थापित हो गया और लगातार 2 बार 12 और 17 में चुनाव हुआ। तो स्वर्गीय पारसनाथ जी आज स्वर्गीय हो चुके हैं, वो वहाँ के विधायक हुए और 2012 में चुनाव जीत के मंत्री भी रहे। तो वो एक तरह से कह लीजिए कि समाजवादी पार्टी की सीट है। यहाँ पर मतदाताओं का अगर आकलन देखा जाए वर्तमान समय में तो नियर अबाउट 3,66,000 मतदाता हैं। 3,66,000 मतदाताओं में समथिंग कुछ और होंगे, लेकिन 3,66,000 तो कंफर्म है। ठीक है। इसमें 1,12,000 मतदाता यादव हैं। तो यूं कह लीजिए आधे बेलूपुर आधे बनारस वाली स्थिति है। तो 1,12,000 यादव हैं और 30,000 के आसपास छत्री हैं और 35-40 हज़ार के आसपास 35-40 के बीच में ब्राह्मण हैं और उसी के आसपास निषाद बिंद वहाँ पर मतदाता हैं। प्लस अगर और जातियों को देखा जाए तो 25-25 हज़ार के आसपास मौर्य समाज के लोग हैं और छोटी मोटी जातियां हैं, लेकिन ये लार्ज स्केल पर मुसलमान भी 17-18 हज़ार के आसपास हैं। वहाँ पर सर्वाधिक मत यादवों का है और यादव इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से जो बाहर भी थे वो यहाँ आ गए हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी की स्थिति को मजबूत माना जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2017 में सतीश सिंह को उतारी थी, वो चौथे नंबर पर थे। धनंजय सिंह का नाम आता है, निर्दलीय बाहुबली हैं और 2011 में जब बहन मायावती बसपा से उनको अलग किया तब से उन्हें कोई दल स्वीकार नहीं कर रहा है और जब कोई दल नहीं स्वीकार कर रहा है तो निर्दल कूद जाते हैं। वो उनकी अपनी हनक, ये कह लीजिए राजनीतिक हनक नहीं है, बाहुबल की हनक है। तो वो बाहुबल की हनक से उनके लोग मतलब चूंकि ताकतवर हैं तो ताकतवर के साथ 10-20 लोग साथ रहते हैं। भैया भाई जो भी ताकतवर हो, आप भी ताकतवर होंगे तो आपके साथ लोग रहेंगे, हम ताकतवर होंगे तो हम तो उनके साथ हर बूथ पर 10-15 लोग रहते हैं, वो उनको जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। 2012 में लगभग 40,000 वोट पे वो सिमट गए थे। 2017 में भी वो मैदान जंग में थे, वही 40-45 हज़ार के आसपास सिमटे हुए थे और फिर उन्हें भाजपा से अलायंस में जा रहे थे। अलायंस में उनको नहीं लिया, निषाद पार्टी ने हाथ खड़ा कर दिया, फिर निर्दल मैदान में है और फिर निर्दल मैदान में है तो मैं समझता हूँ कि वही स्थिति रहेगी। और अगर कहीं भाजपा ने भी ठाकुर ला दिया तो और भी नीचे जा सकते हैं और उनके साथ बिंद मतदाता, छोटी जातियों के बिंद मतदाताओं की स्थिति उनके साथ रहती है। थोड़ा बिंद वगैरह को वो अपने स्तर से सहयोग करते हैं, धनंजय सिंह जी, तो उनके साथ बिंद मतदाता थोड़ा रहते हैं, लेकिन वो जिताने की स्थिति में उनको नहीं रहते। हाँ, हाव भाव ग्लैमर
का चुनाव उनसे बढ़िया कोई नहीं लड़ पाएगा, और वो लोगों से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन जनता ये भी जानती है कि एक बार इनको दे दीजिए तो फिर यहाँ पर छत्री साम्राज्य कायम हो जाएगा। उससे जनता बचना चाहती है, जो हम लोगों को देखने में नजर आ रहा है। अब रही बात प्रशासन की, तो जिला प्रशासन के जो शीर्ष अधिकारी हैं, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय दिनेश सिंह जी, ये बदायूं में थे जब, तो इन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हराने का भरपूर काम किया था, और मजेदार बात कि 10,000 वोट से हरवा दिया। और यहाँ भी वो गेम कर सकते हैं और करने की स्थिति में है। जिस तरह से मल्हनी के पिछड़ी जाति के लोगों को, सिपाहियों को हटाया गया, छत्रियों की पोस्टिंग कराई गई, और वो जिलाधिकारी तो मतलब यूं कह लीजिए कि जो जिलाधिकारी कम भाजपा के नेता के रूप में ज़्यादा काम करते हैं। उन लोगों का ज़्यादा सुनना, उन लोगों का ज़्यादा समझना, ओबीसी के लोगों को बहुत ज़्यादा नज़दीक न रखना, जितने सवर्ण टाइप के हैं उनको रखना। मैं किसी व्यक्ति विशेष जात की बात नहीं करूंगा, लेकिन उनकी वो स्थिति है। एक कलेक्टर को संवैधानिक रूप से जो कार्य करना चाहिए, वो संभावनाएं कम हैं। हाँ, हो जाए अच्छी बात है, लेकिन संभावनाएं कम हैं। मैं नहीं मानता कि चुनाव निष्पक्ष हो पाएगा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर केवल डीएम का मामला नहीं है, सीओ का ट्रांसफ़र किया गया, एसपी का ट्रांसफ़र किया गया, और ब्राह्मणों को लेकर के कहा जाता है कि जो एसपी थे ब्राह्मण थे, उनको भी हटा करके एक ठाकुर को लाया गया। तो क्या केवल ठाकुरों पर ही भरोसा है क्या सरकार का? हाँ, निश्चित निश्चित। बिष्ट जी हैं, मतलब योगी बाबा जन्म से तो छत्री हैं, और वो गुण कहाँ जाएगा, उनका गुण तो रहेगा ही निश्चित रूप से। और अपने स्वजाति बंधुओं पर वो विश्वास करते हैं, बकिया पर कहाँ करते हैं। उनके जो कार्यप्रणाली है, उनकी जो कार्य पद्धति है, तो वो दबंगई की है। दबंगई से सीएम बने हैं। अरे भाई, यहाँ आए थे, जब यहाँ मीटिंग में आए थे, मीटिंग में सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी सूरत में मल्हनी जीतना है। 25 सितंबर को जब आए थे, 25 सितंबर को, तो उन्होंने कहा मुझे किसी भी सूरत में मल्हनी जीतना है। हम लोग तो वहाँ पर मीडिया के लोग वहाँ मौजूद थे, जो इनकी वो भाषा लगी कि मतलब क्या करेंगे, बूथ कब्जा करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, गुंडई करेंगे। अगर ये करेंगे तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? सारे प्रत्याशियों को उठा के अंदर कर दें और मतलब जीत लें। लेकिन यहाँ लोकतंत्र कम, दबंगई सत्ता की जरूर चलेगी। इसको रोकने के लिए अगर जनता एक राय होकर के एक उसका विरोध करेगी तो शायद रुक पाए तो रुक पाए, अदरवाइज रुकना नहीं है। और यहाँ पर जो एक खेल किया गया है, एक बड़ा भयानक खेल किया गया है मतदाता सूची में। क्या किया गया है? मतदाता सूची में वो खेल किया गया है कि जैसे 3700 मतदाताओं को चिन्हित कर लिया गया है कि ये 80 साल के ऊपर हैं। आंकड़े मैं बता रहा हूँ, 3700 मतदाता, जो ये 3700 मतदाता की बैलेट पेपर से वोट करेंगे, उनको 80 साल के ऊपर का मान लिया गया है। कह दिया गया, लोकतंत्र में ये व्यवस्था दे दी गई है और आयोग ने कर दिया है। तो वो 3700 मतदाता जो बैलेट पेपर से आएगा, फिर इसके अलावा 2244 मतदाता ये विकलांग वाले हैं, दिव्यांग वाले हैं। तो ये दिव्यांग मतदाता जो हैं ये 2244 हो गए। 3700 प्लस 2244 प्लस 500 कर्मचारी मतदाता, ये सब बैलेट पेपर से वोट करेंगे। लगभग 6000 के आसपास है। और अगर कहीं भाजपा का कैंडिडेट 5-6 हजार से पीछे होगा तो इसमें गणित संभावित है, निश्चित संभावित है, और ये गणित करके उसको निकाला जा सकता है। ये खेल है, ये बड़ा लंबा खेल है। अच्छा सर, आप लंबे समय तक इलेक्शन को कवर करते रहे हैं, दशकों तक आपने देखा है, दशकों तक क्या कई दशक तक है। लेकिन ये मल्हनी सीट पर हमेशा यादव बनाम ठाकुर क्यों कहा जा रहा है कि जातिवादी हो गया है चुनाव, यादव बनाम ठाकुर होगा, जबकि ठाकुरों से ज़्यादा तो ब्राह्मण हैं, जो आप आंकड़ा दे रहे थे अभी। हाँ, ब्राह्मण ज़्यादा हैं, लेकिन यादव बनाम ब्राह्मण क्यों नहीं होता है? क्योंकि यादव बनाम ठाकुर ही हर बार क्यों कहा जाता है? देखिए, लड़ना जानता है ठाकुर भी
और लड़ना जानता है यादव भी। पिछड़ी जातियों में यादव लड़ करके आगे बढ़ा है, लड़ना जानता है वो भी। और उधर क्षत्रिय जो है वो सवर्ण जातियों में लड़ना जानता है, दोनों में टकराहट हो जाती है। और क्षत्रिय जो है एक अपना रहेगा तो 10 और को समेटने की कोशिश करता है कि मैं 10 और समेट के 11 बन जाऊं, बन पाए कि न बन पाए। लेकिन यादव अगर 11 है तो वो 11 से मैं समझता हूं कि 7 हो जाता है, वो 4 जो है कि 5 निकल जाता है उधर छतरी की तरफ। जैसे अभी भी चुनाव हो रहा है, कुछ यादव जी लोग जो है, कुछ ही हैं, 2 4 10 होंगे, जो भी हों की संख्या मैं नहीं कह सकता, लेकिन यादव बाबू साहब के साथ मतलब धनंजय सिंह जी के साथ लगे हुए हैं। अभी पूरा परिदृश्य खुल के सामने नहीं आया है। कांग्रेस भाजपा का कैंडिडेट आ जाएगा, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि चुनाव कैसे और किस दिशा में जाएगा। लेकिन मतदाताओं की संख्या इतना बताती है, आधे में भेलूपुर आधे में बनारस वाला मुहावरा है मल्ली में, आधे में यादव हैं तो आधे में सब लोग हैं। अच्छा ये बताइए सर, अभी जब हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ था तो सपा बसपा का गठबंधन था, यहाँ से श्याम सिंह यादव सांसद बन गए और कहा जा सकता है कि वो अच्छे वोटों से जीते भी थे। लेकिन अब वहाँ पर बसपा ने एक प्रत्याशी उतारा है, और क्या समीकरण बसपा को लेकर देखने को मिल सकता है? बसपा क्या भाजपा की मदद करती हुई दिखाई देगी क्या? हाँ, भाजपा की क्या मदद करेगी? ब्राह्मण पर वो दाव खेली है बसपा। ब्राह्मण के 35-40 हज़ार वोट हैं और प्लस हरिजन, बसपा के साथ और कोई नहीं जाने वाला है। 100% ब्राह्मण उसके साथ नहीं जा सकते, वो ब्राह्मण को रोक रही है। ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा करके ब्राह्मण को रोक रहे, और उसके जो 25-30 हज़ार 25 हज़ार के आसपास हरिजन मतदाता हैं वो उसके साथ रहेंगे। और वहाँ पर कभी भी जब बसपा से धनंजय सिंह लड़ते थे तब तो वो लीड करते थे, लेकिन जब धनंजय सिंह बसपा से हट गए तो 5वीं 6वीं पोजीशन पर लगातार रही है, आगे नहीं बढ़ी। बसपा भाजपा की क्या मदद कर रही है क्या नहीं कर रही है वो अभी कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करेगा। भाजपा का कैंडिडेट आ जाएगा तब सारा खेल मतदाताओं की रुझान तब क्लियर होगी। और महत्वपूर्ण बात एक चीज़ और है, देखिए विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो मेरे समझ से 3-4 बिंदुओं पर होते हैं। नंबर 1 पार्टी लड़ती है, पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता है उसका। नंबर 2 कैंडिडेट का व्यक्तित्व लड़ता है। नंबर 3 राजनीतिक दल तब लड़ता है। उसके बाद वहाँ के मतदाताओं का रुझान लड़ता है। मतदाताओं की रुझान किधर है, अभी तक जो सामने देखने को मिल रहा है मल्हनी में, वो अभी सपा के साथ नजर आ रहा है। अच्छा सर, आपने जो 4 पॉइंट्स गिनाए हैं इसमें मुद्दे नहीं थे, तो क्या मुद्दे मतलब असर नहीं डालते हैं क्या? हाँ, मुद्दे असर डालते हैं। मुद्दे एक्चुअली आजकल धनबल के आगे मुद्दा बल जो है कि वो बहुत मायने नहीं रखता। सबसे बड़ा दुखद पहलू है, और ये दुखद पहलू है कि मतदाता बिकता है। आप ये मान रहे हैं? 500 रुपये में अपना 5 साल बेचता है। 100% मानता हूँ, इसको हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है। कैंडिडेट प्रधान से सौदा किया, कितने वोटर्स हैं उतने पैसा उठा के उसको दे दिया, वो देता है और करता है। और ये कुल मिला जुला करके पिछड़ी जातियों में ज़्यादा है, जैसे बिंद, हरिजन, इस तरह की जो जातियां हैं। अभी तो शराब भी चलेगी, अभी तो सब पाउच भी लेंगे, बहुत स्तर गिरा हुआ है। और इसीलिए लोकतांत्रिक मर्यादाएं मैं समझता हूं कि जिस तरह से मतलब आगे बढ़नी चाहिए, वो जिस तरह से उनका हनन हो रहा है वो यही सब है। पैसा कम हो जाए, आयोग कहता है,
आयोग ने 28 लाख रुपया निर्धारित कर दिया है, लेकिन निश्चित रूप से 28 लाख रुपया तो लोग एक दिन में खर्च कर देंगे। आयोग ने कहा है कि अलग अकाउंट खोलो, अलग अकाउंट नहीं खुलेगा, दूसरे अकाउंट से पैसा जाएगा, नकद कैश जाएगा, पैसा जाएगा। 1 करोड़ 2 करोड़ का चुनाव है ये। अच्छा ये बताइए सर, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उन्होंने एक तरीके से अपनी प्रतिबद्धता जताई है, सीट हमको चाहिए चाहे जिस कीमत पर। अखिलेश यादव की एक तरीके से कहा जाए एक प्रतिष्ठा है कि उनके नेता की सीट रही है, स्वर्गीय पार्श्वनाथ जी की सीट रही है, इसलिए यह सीट जीतना जरूरी है। लेकिन अखिलेश यादव ट्विटर से आगे अभी तक नहीं बढ़े हैं, मल्हनी का उन्होंने कोई दौरा नहीं किया है, जबकि मुख्यमंत्री ने दौरा भी किया है। तो क्या मानते हैं ये चुनाव अखिलेश यादव बनाम योगी बन रहा है, लेकिन कहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ निराश हैं? ये बात आपने बहुत सही कहा है। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ता, बूथ कार्यकर्ता और सेक्टर जिन लोगों को संबोधित किया था ऑनलाइन, उस संबोधन में उन्होंने एक वाक्य कहा था, ये लकी अथवा भाजपा के कैंडिडेट का चुनाव नहीं है, ये चुनाव निश्चित रूप से अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ का है। अखिलेश यादव के नाम पर समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता मरने मिटने को तैयार है। कैंडिडेट नहीं देख रहा है, कैंडिडेट की क्या स्थिति है वो नहीं देख रहा है, पारसनाथ यादव को नहीं देख रहा है। अभी पारसनाथ यादव दुनिया में है ही नहीं है, लेकिन कैंडिडेट से ज़्यादा पारसनाथ यादव का व्यक्तित्व लड़ रहा है और अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। ये निश्चित रूप से मल्हनी में ये स्थिति है। व्यक्तिगत रूप से अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अब अखिलेश आते हैं कि नहीं आते हैं, अब अखिलेश जाने, लेकिन उनके नेतृत्व ने ये संकेत दिया है। ये आपने बात बहुत अच्छी उठाई और बहुत सही बताई कि उनके नेतृत्व ने अपने कार्यकर्ताओं के संबोधन में ये बात कहा है कि ये चुनाव अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, अखिलेश बनाम योगी हो गया है। जी सर, एक आखिरी सवाल यह है कि आखिर चुनाव की निष्पक्षता को लेकर के हम जैसे पत्रकार हमेशा सवाल करते हैं कि चुनाव आयोग को बेहतर तरीके से पेड न्यूज़ पर एक लगाम लगानी चाहिए। अफसरों को लेकर के जो अगर सरकार उसमें हेर फेर करती है, तबादले करती है तो करना चाहिए। तो क्या मानते हैं कि अगर इतना बड़ा चुनाव है और कहा जा सकता है कि सरकार की भी प्रतिष्ठा दांव पर है कि निष्पक्ष चुनाव कैसे हों, तो चुनाव आयोग को तबादले करने चाहिए और डीएम, एसपी और जो भी तबादले हाल में हुए हैं निष्पक्षता को बरकरार रखते हुए इस पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। आयोग को सरकार पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र को अगर निष्पक्ष रूप से उसको कायम रखना है, उसमें निष्पक्षता कायम रखनी है, तो सरकार पर भरोसा छोड़ करके अपने आदमी को तैनात करना चाहिए। जिससे भी वो तैनात करे, चुनाव कराए, चुनाव कराने के बाद सरकार फिर अपना जिसको बैठाना चाहे बैठा दे। लेकिन आयोग को चाहिए कि वह, और जब ये स्थिति जिला निर्वाचन अधिकारी पर अविश्वसनीयता का प्रश्न खड़ा है, चौतरफा खड़ा है, हर तरफ से खड़ा है, तो निश्चित रूप से उसको बदल देना चाहिए। लेकिन वो बदले न बदले अब आयोग के लोग जाने। आयोग के लोग हो सकता है सरकार के दबाव में हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कपिल देव मौर्य जी थे और वरिष्ठ पत्रकार हैं और कहा जा सकता है कि जौनपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष तो है ही हैं, अपना भारत और न्यूज़ ट्रैक के ब्यूरो चीफ भी हैं और अपनी एक धमक है पत्रकारिता में भी और निष्पक्ष मुद्दों के विश्लेषण को लेकर के भी आप जौनपुर की शान कहे जा सकते हैं। और आप यहाँ का जो एक समीकरण है उस पर भी आपने बात की, चुनाव आयोग ने क्या कुछ किया है और चुनाव आयोग के क्या कुछ करना चाहिए, सरकार अफसरों के तबादले कर रही है, इन सब मुद्दों पर हम बातचीत किए हैं। हमें उम्मीद है आपको हमारा एक विश्लेषण और निष्पक्ष नज़रिया पसंद आएगा और आप इन सब मुद्दों को आगे भी बढ़ाइए और हम भी उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो और मतदाताओं का हौसला बढ़े और लोकतंत्र कायम हो। फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।